Assalamu alaikum kids once again. So it's our next class from the chapter Heredity and Evolution. In the previous class we have discussed about the genetics, and today we will talk about the terminology that is used in the genetics. तो आपने देखा था कि जेनेटिक्स में हमने देखा था फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, उन्होंने क्या काम किया, उस काम में उन्होंने कैसे सक्सेस पाई, तो वो सब हमने देखा regarding the Gregor John Mendel. Now in today's topic, that is the terminology that is used in the genetics. इससे पहले कि मैंने आपको उस क्लास में भी बताया था कि अगर हम जेनेटिक्स को आगे पढ़ना चाहते हैं या आगे हमें जेनेटिक्स की बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो उससे पहले हमें उसकी टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए कि कौन कौन से टर्म्स या डेफिनेशंस जो हैं, जो हमें वर्ड्स जेनेटिक्स में ऑफन यूज़ होते हैं, तो उससे हम वेल अवेयर होने चाहिए. पहली बात हम देखेंगे कि हमने बताया था कि जेनेटिक्स में जो है दैट इज़ वी हैव स्टडीड अबाउट द हेरिडिटी. हेरिडिटी इज़ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है बेटा, तो जो भी कैरेक्टर हम इनहेरिट करते हैं, हम हासिल करते हैं अपने पेरेंट्स से, उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं. उसके बाद हम देखेंगे कि कभी कभी हम ये भी देखने को मिलता है कि मेरी नोज़ जो है वो मेरे फादर की तरह है, मेरा कलर जो है वो मेरी मदर की तरह है, लेकिन कुछ फीचर्स जैसे कि मेरे बालों की जो लेंथ है मेरी, ना तो वो मेरे फादर की जैसी है ना मदर की, या बालों का कलर जो है ना वो मेरे फादर के जैसे है ना मदर के जैसे, तो उसको हम वेरिएशन बोलते हैं. यानी कि कोई चेंज, जब किसी ऑफस्प्रिंग में कोई कैरेक्टर ऐसा हो कि हमें लगता है कि वो शायद इनहेरिट नहीं हुआ है, तो उसको हम वेरिएशन बोलते हैं. तो व्हाट डज वेरिएशन एक्चुअली मीन? दैट इज इट इज़ द difference in the character. ठीक है, ये वो डिफरेंस है जो कि कैरेक्टर में पाया जाता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. यानी कि एक जनरेशन में कोई वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है और वो फिर एक्सप्रेस या देखने को हमें मिलती है दूसरी जनरेशन में, जिसको हम वेरिएशन बोलते हैं. अब ये हेरिडिटी या वेरिएशन जो है ये किस वजह से होती है, क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है कि जो हमें हेल्प करता है इनहेरिट करने में, या क्या चीज़ ऐसी रिस्पॉन्सिबल है जो हमें मदद करता है कोई ऐसा कैरेक्टर दिखाने में जो कि वेरीड फॉर्म में मौजूद होता है. सो फॉर दिस देयर इज़ टर्म दैट इज़ नोन एज जीन. तो इस जीन को जो है द टर्म इज़ कॉइंड बाय, ये टर्म जो है हमको जॉनसन ने दी है, जॉनसन. एंड before this gene term it was also known as factor by Mendel. तो अगर आपको याद होगा, जो मैंने आपको पिछली क्लास जब हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर, जब हमने जेनेटिक्स शुरू किया था, तो तब मैंने आपको बताया था कि मेंडल का वर्क जो है इसलिए सक्सेसफुल नहीं रहा था क्योंकि वो फैक्टर जो उन्होंने यूज़ किया था तब वो क्लियर नहीं था. लेकिन बाय नाउ व्हेन द जॉनसन टर्म दिस कॉइन जीन, तो हमारे पास एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स मौजूद थे और अच्छा खासा रिसर्च वर्क हो चुका था, और ये समझ आया था कि ये फैक्टर जो है इट्स नथिंग बट इट इज़ जीन एक्चुअली, और जीन इज़ द responsible thing that helps in transmission of characters or transmission of traits from parents to offsprings. So this is what gene mean. Then next terminology that we'll be often using in this is alleles. Alleles को बेटा हम traits भी बोलते हैं या characters भी बोलते हैं. ठीक है बेटा,
तो एलेल्स जो है ये फॉर्म्स ऑफ जीन है, एक्चुअली दीज आर फॉर्म्स ऑफ जीन. Each gene has two forms. One is dominant and another form is recessive. Dominant is the one which dominates, which gets expressed, and recessive is the one which remains hidden, which is not able to express itself. कोई ऐसा कैरेक्टर जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है. फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि अगर हमारे पेरेंट्स से माई मदर एंड माई फादर, फॉर एग्जाम्पल माई मदर इज शॉर्ट and my father is tall, and when it's been seen that me and my other siblings like my brothers and sisters अगर वो भी tall हैं तो ये कैरेक्टर जो है, ये जीन जो है मुझ में या मेरे सिबलिंग्स में पाया गया है कि डोमिनेंट है फ्रॉम माय फादर साइड. किसका? हाइट का. और मेरी मदर की साइड से जो ये हाइट का जीन है ये रिसेसिव हो गया, इसलिए हम में से कोई शॉर्ट नहीं है. सो दिस इज व्हाट डोमिनेंट एंड रिसेसिव मीन. तो डोमिनेंट को हम कैपिटल लेटर से हमेशा डिनोट करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, और रिसेसिव को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइट के बारे में बोलूँ, अगर मैं टी बोलती हूँ, it means tall and it is dominant, and if I am writing T it means dwarf or short and it is recessive. This is what allele mean. Next जो है, so यहाँ पर मैंने allele के साथ ही मैंने बताया allele जो है ये forms of gene है, यानी कि ये traits determine करते हैं, और ट्रेट्स जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, या तो वो डोमिनेंट होंगे या रिसेसिव होंगे. डोमिनेंट होगा जो एक्सप्रेस अपने आप को कर पाएगा, और रिसेसिव जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. यानी कि मतलब फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स जब कैरेक्टर देखने को मिलेंगे तो रिसेसिव जो कैरेक्टर्स हैं वो दबे रहेंगे, वो ऑफस्प्रिंग्स में एक्सप्रेस नहीं होंगे, और जो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं वही ऑफस्प्रिंग्स में देखने को मिलेंगे. यहाँ पर कभी कभी जो है मल्टीपल एलेल्स भी होते हैं. यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं, बिकॉज व्हेन वी विल बी स्टडीइंग द ब्लड ग्रुप वहाँ पर हमें देखने को मिलता है मल्टीपल एलील्स. इट्स फाउंड इन ब्लड ग्रुप्स. देन नेक्स्ट जो हम एक और टर्मिनोलॉजी यहाँ पर देखेंगे, द टर्म विच विल बी यूजिंग मोर ऑफन इन द जेनेटिक्स इज homozygous. Now what does it mean? Homo means same, okay? So those alleles or those forms of gene or those traits which are same, they are known as homozygous. For example, tallness, or I can say the height. For example, height जो है ये एक कैरेक्टर है, ये एक ट्रेट है जो कि प्लांट्स या एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है. किसी प्लांट की कितनी हाइट है, ह्यूमन बींग की कितनी हाइट है, किसी एनिमल की कितनी हाइट है. तो हाइट जो है अगर ये इन जीन से बना है, यानी कि दोनों जो है डोमिनेंट है, तो इसको हम होमोजाइगस टॉल बोलेंगे बेटा. होमोजाइगस टॉल, ठीक है. लेकिन कहीं कहीं पर हम देखेंगे जब हम जीन्स की स्टडी करेंगे, हाइट के जीन्स की स्टडीज, तो वहाँ पर कहीं पर हमें ऐसा भी देखने को मिलेगा, ये भी टॉल है, दिस इज ऑल्सो टॉल. क्यों? एक जीन जो है, एक एलेल जो है वो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट हमने किया है. कैपिटल टी मैंने बताया है डोमिनेंट है. डोमिनेंट मैंने आपको बताया डोमिनेंट ही एक्सप्रेस होता है, जो इसके साथ रिसेसिव होता है वो एक्सप्रेस नहीं होता. तो जिस इंडिविजुअल में, किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी स्पीशीज में अगर हम हाइट का जीन का जीनोटाइप ऐसा देखने को उसका मिले कि एक जीन जो है वो कैपिटल टी है और दूसरा जो है स्मॉल टी है,
नो डाउट वो भी टॉल होगा, बट इट वोंट बी होमोजाइगस टॉल, इट इज गोइंग टू बी हेटेरोजाइगस। तो हमें एक और टर्मिनोलॉजी यहाँ पर देखने को मिली, दैट इज हेटेरोजाइगस। ठीक है बेटा। तो फॉर एग्जाम्पल हाइट के लिए मैं जब देख रही हूँ ये, तो दिस इज अ हेटेरोजाइगस कैरेक्टर फॉर हाइट। सिमिलरली इफ आई सी फॉर द से कलर, पर्पल जो है हमें पता है पी कैपिटल जो है पर्पल है और ये डोमिनेंट है। स्मॉल पी जो है मेंडल ने ये वाइट कलर के लिए इस्तेमाल की है ये रिप्रेजेंटेशन, और ये स्मॉल पी से हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इट इज फॉर कलर ऑफ फ्लावर। तो P और स्मॉल p, तो ये भी जो है हेटेरोजाइगस पर्पल है। लेकिन अगर हम होमोजाइगस में देखें, पर्पल जो है वो होमोजाइगस में ऐसा होना चाहिए पर्पल। और इट्स नॉट नेसेसरी कि होमोजाइगस हमेशा डोमिनेंट ही हो। होमोजाइगस में अगर हम स्मॉल t देखते हैं, यानी कि कोई छोटा गिट्ठा डॉर्फ पर्सन है, उसके हाइट के जो जीन्स है वो दोनों टी स्मॉल टी होंगे, यानी कि ये होमोजाइगस रिसेसिव है। होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। ये होमोजाइगस डोमिनेंट, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस में हमेशा ये आप याद रखेंगे उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हेटेरोजाइगस में जो एलील्स होंगे वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे, वो सेम नहीं होंगे। जीन्स जो रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी कैरेक्टर को वो डिफरेंट होंगे। इसकी वजह से जो है हेटेरोजाइगस हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, लेकिन होमोजाइगस जो है वो डोमिनेंट भी एक्सप्रेस कर सकता है और वो रिसेसिव कैरेक्टर भी एक्सप्रेस कर सकता है। नाउ next terminology after homozygous and heterozygous, we will come across many a times with the term phenotype. Okay, phenotype means the physical appearance. Similarly, we will come across another terminology, that is genotype. That means genetic makeup, यानी कि किसी भी कैरेक्टर का के जो जीन्स है वो किस तरीके के हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर मैं T और T बोलती हूँ और T और T बोलती हूँ, टॉल ये भी है और ये भी है, तो ये जो दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये टॉल हैं। दैट मीन्स फिनोटिपिकली, फिजिकल अपीयरेंस जो इनका है फिनोटिपिकली दे आर टॉल, बट जीनोटिपिकली दिस इज हेटेरोजाइगस टॉल। ओके, हेटेरोजाइगस टॉल, और ये जो है ये होमोजाइगस टॉल है। ये जीनोटाइप है, दिस इज जीनोटाइप, बट दिस इज phenotype. Simply saying short or dwarf, that is genotype. लेकिन वो किस वजह से है, जेनेटिक मेकअप कैसा है। अगर जेनेटिक मेकअप दोनों का सेम है, that means it is a homozygous tall because both genes are of same character, and if here it is of different types, the genes are of different types, then it is heterozygous tall. तो इसको हम जीनोटाइप बोलेंगे। सो रिगार्डिंग द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियोज, वो हमें अक्सर देखने को, तो जब आप फिनोटाइप देखेंगे तो आपको सिंपली बताना कि फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, लेकिन जब आपको जीनोटाइपिक रेशियो बताना है तब आपको इनको देखना है कि किस टाइप के जीन्स है, क्या वो हेटेरोजाइगस हैं कि वो होमोजाइगस हैं, ये आपको तब देखना है। जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है दैट इज क्रॉस। Cross means
breeding or reproducing of individuals. Okay, when two different individuals breed or reproduce, that is called as cross. So we know that usually when we talk about the sexual reproduction, we talk about the male and we cross it with the female, तो इसको हम क्रॉस एक्चुअली बोलते हैं. ठीक है बेटा. तो when there is breeding or there is the reproduction seen among the two different individuals, so we say that we are talking about the cross. Then next terminology, that is the Punnett Square. ये term भी जो है आप बहुत देखेंगे. पुनेट स्क्वायर क्या है? एक्चुअली ये एक चेकर बॉक्स है. तो ये चेकर बॉक्स जो है, हमको एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम पुनेट था, और उनके नाम पे जो है इस बॉक्स को डिटरमिन किया गया है. ये पुनेट स्क्वायर जो है, ये चेकर बॉक्स कैसा होता है, कहाँ पर यूज करते हैं, दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास. तो आज मैंने आपको पहले ये बता रही हूँ कि कौन से ऐसे टर्म्स हैं, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं या न्यू डेफिनेशंस हैं, न्यू टर्मिनोलॉजी है, जिनको आपको इस चैप्टर में बार बार पढ़ना होगा. तो पहले आपको उनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले. नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास आएगी, दैट इज सेल्फिंग. सेल्फिंग में बेटा क्या होता है, इसमें it means crossing organisms of same generation. ठीक है. जब हमारे पास कोई एक जनरेशन आई है, चाहे प्लांट्स की जनरेशन आई है या ह्यूमंस की आई है या किसी एनिमल की आई है, अगर हम उसी पर्टिकुलर जनरेशन को आपस में ही ब्रीडिंग करवाएंगे, क्रॉस करेंगे, रिप्रोड्यूस करवाएंगे, उसको हम सेल्फिंग बोलते हैं. अगर हम एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन के साथ क्रॉस करवाएंगे तो उसको हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. लेकिन सेल्फिंग का मतलब है जब हम क्रॉस करवाएंगे, यानी कि ब्रीड करवाएंगे या रिप्रोड्यूस करवाएंगे या रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगी अमंग द इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम जनरेशन, तो उसको हम सेल्फिंग बेटा बोलते हैं. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी और इम्पॉर्टेंट बहुत है जो हम यहाँ पर देखेंगे, दैट इज प्योर लाइन. प्योर लाइन क्या है बेटा? जब हम एक पर्टिकुलर व्हेन अ पर्टिकुलर जीनोटाइप is undergoing is selfed for more than 5 generations. For more than 5 generations, उसको हम बेटा सेल्फिंग ये प्योर लाइन बोलते हैं. Why do we want to self a particular genotype for more than 5 generations? In order to get the pure line, pure genotype. हमें वो particular genotype चाहिए, हमें homozygous character चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पास वो pure line आ जाए. ठीक है. Purpose is to get the individuals of only one type of genotype in order to get individuals of that particular genotype. So here I am going to stop today, but before I conclude my class, let's again understand these terminologies in a much better way. First thing is heredity. When any character is passed from parents to offsprings,
Say, let it be the color of the eyes, let it be the height of a person, let it be the shape of a pod, let it be the shape of a seed, let it be the color of the seed, let it be the position of a flower in a plant. So all these are actually the characters. So when these characters are transmitted, that is called the inheritance of the characters, and that is what the heredity means. Okay, now sometimes it's been seen that from one generation to another there is difference in the characters, there is difference in the transmission of these particular traits. So, I mean, one trait which is not being seen in the parents' generation, sometimes we find that trait in offsprings. So that is known as the variation. Now why this variation occurs, we have reasons for that also. So that is called the variations. Now gene, this heredity and variation occur because of the genes. Now who coined the gene to us? It is the Jonasson who termed or who coined the gene. And this gene actually is nothing but it is a factor that Mendel used in his studies, which he did with Pisum sativum. He often used the word factor, which was not understood that time what it is actually, but later it was understood that factor is nothing but it is same as gene. Then alleles are the traits or the characters, or we can say these are the forms of the gene. Now genes are having two forms. One is dominant form and another is recessive form for each trait or each character. Okay, now for each trait or each character, the two forms that is being seen for the each gene, that is dominant or recessive. Now if the this dominant is being represented by capital letter and recessive is being shown by the small letter. For example, if here अगर मैं यहाँ पर बोलती हूँ कि height का जो जीन है तो हम इसको कैपिटल टी से दिखाएंगे अगर ये डोमिनेंट है, टॉल है, और इसको हम स्मॉल लेटर से दिखाएंगे अगर ये रिसेसिव डॉर्फ या डॉर्फ है. ठीक है, तो सिमिलरली जो और टर्मिनोलॉजीज हमें देखने को मिलेंगी, दैट इज लाइक होमोजाइगस. होमो का मतलब होता है सेम. जब सेम जीन्स किसी एक ट्रेट या कैरेक्टर के लिए मौजूद हो, जैसे कि हाइट के लिए अगर सेम जीन्स के फॉर्म्स मौजूद हो, टी और टी, कैपिटल टी दोनों मौजूद हो, यानी कि टॉल है लेकिन दोनों जो जीन के फॉर्म्स है वो सेम है, तो उसको हम होमोजाइगस बोलेंगे. लेकिन अगर ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, जीन्स अगर हम हाइट की जीन्स को देखें तो अगर हमें दो हाइट के जो जीन्स दो होते हैं, दो फॉर्म्स होते हैं, अगर वो हमें डिफरेंट मिले, वो सेम नहीं हुए लेकिन डोमिनेंट टॉल है, दैट मीन्स ये हेटेरोजाइगस टॉल है, ये होमोजाइगस नहीं है. तो इसी से हमारे पास एक नई टर्मिनोलॉजी आती है, वो है हेटेरोजाइगस, जो कि हाइट के लिए, जैसे मैंने बताया, ये सिर्फ हाइट के लिए ही नहीं है, ये कलर, ये हमने जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पढ़े जो मेंडल ने चूज किए, जैसे हाइट, शेप, साइज, पोजीशन ऑफ द फ्लावर, शेप ऑफ पॉड, शेप ऑफ सीड, वो सब सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो हैं जो कि मेंडल ने पढ़े, तो वो हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं. हाइट के लिए है तो टी है, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स मौजूद हैं, तो ये हम बोलेंगे हेटेरोजाइगस है. एक कैपिटल पी स्मॉल पी यानी कि कलर पर्पल है लेकिन दोनों जीन्स जो हैं वो डिफरेंट है फॉर्म्स इसके, तो हम बोलेंगे ये हेटेरोजाइगस है. लेकिन अगर सेम है, पी कैपिटल दोनों ही मौजूद है, हम बोलेंगे ये होमोजाइगस पर्पल है. तो दिस इज हाउ what the homozygous and heterozygous actually mean. Similarly, जब हम phenotype की बात करते हैं, physical appearance की, कोई चीज़ मैं कैसे दिख रही हूँ, इसको physical appearance बोलेंगे. अब मैं ऐसी क्यों हूँ, मेरा कलर ऐसा क्यों है, साइज़ इतना क्यों है, हाइट मेरी इतनी क्यों है, तो कलर मेरा आइज़ का ऐसा क्यों है, उसके लिए जब हम जीन्स को देखेंगे, जीन्स का मेकअप देखेंगे, जीन्स को स्टडी करेंगे कि किस जीन की वजह से मेरी हाइट इतनी है, किस जीन की वजह से जो है मेरा कलर ऐसा है, उसको हम जेनेटिक मेकअप बोलते हैं, जिसको हम जीनोटाइप भी बोलते हैं.
फिर से मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे समझा रही हूँ कि जब मैं बोलती हूँ टी और टी दोनों ही टॉल है, ये तो हेटेरोजाइगस टॉल है और ये होमोजाइगस टॉल है। अब आपको समझ आया होगा हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस क्या होता है। तो यहाँ पर ये दोनों जो है ये टॉल हैं, तो ये इसका फिनोटाइप हुआ। लेकिन ये क्यों टॉल है और ये भी क्यों टॉल है? क्योंकि ये टॉल है इस टी की वजह से, इसलिए ये हेटेरोजाइगस टॉल है। ये टॉल है, इन दोनों टी जो है वो डोमिनेंट है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ये होमोजाइगस टॉल है। क्रॉस क्या होता है बेटा? जब हम ब्रीडिंग या रिप्रोड्यूसिंग होती है बिटवीन द इंडिविजुअल्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस कहते हैं। अब इस क्रॉस को, इनकी जीन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं एक बॉक्स में, फिर जिसको हम चेकर बॉक्स बोलते हैं। तो वहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या जीनोटाइप है, क्या फिनोटाइप है। ये एक साइंटिस्ट पुनेट ने दिया है, तो इसको हम पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। सेल्फिंग में जो है खुद ही अपनी जनरेशन के साथ जब क्रॉस होता है तो उसको हम सेल्फिंग बोलते हैं। और लास्ट जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ प्योर लाइन, ये हमें सेल्फिंग करनी पड़ती है फॉर अ पर्टिकुलर जीनोटाइप. More than 5 generations we take because we want a particular genotype to be in our hand. I hope you understand these terminologies, which will be very helpful in understanding the further lessons of this chapter. Thank you.